योजना विधि है जिसे प्रयोजना विधि या फिर प्रायोजना विधि भी बोलते हैं। ठीक है, हम केवल जो प्रोजेक्ट मेथड है उसी के नाम से इसको जानते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो परिचय है वो देखेंगे। देखिए, सर्वप्रथम जो प्रोजेक्ट जो शब्द है वो अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग में होती है, ठीक है, जो इंजीनियरों की जो पढ़ाई होती है उसके अंदर ये काम आता है। फिर प्रोजेक्ट को जमा कराना था। देखो, किसी कार्य को पूर्व नियोजित कार्यक्रम एवं कार्य प्रणाली के माध्यम से एक निश्चित समय में पूरा करना ही क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट कहलाता है। यानी ये प्रोजेक्ट शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, किसी कार्य जो होमवर्क के रूप में जो अध्यापक हमें देता है एवं कार्य प्रणाली के माध्यम से निश्चित समय में पूर्ण करना पड़ता है। कार्य प्रणाली आपको अपनानी पड़ेगी, पूरा एक निश्चित कार्य विधि होगी उस कार्य को करने के लिए। फिर जो प्रयोजना विधि है उसको अलग नाम से जाना जाता है। प्रायोजना भी बोलते हैं, प्रयोजना भी बोलते हैं और योजना विधि बोलते हैं। और आप सही मानिए तो हमेशा प्रोजेक्ट जो मेथड है वही बोले ताकि कंफ्यूज नहीं होगी। फिर इसकी जो प्रवर्तन है वो है WH कैलकुलेटेड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी जो परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाता है। 1918 में इन्होंने दिया था, प्रयोजनवाद के साथ ही इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, प्रेग्रामेटिज्म इसको इशू बोलते हैं। फिर है इसके बारे में जो एक सामान्य सी जो बात है या इसका एक सामान्य अर्थ हम ये ले सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी किसी भी ऐसे शैक्षणिक मूल्य की क्रिया, ठीक है, जो उनके शिक्षण और जो अध्ययन है उससे संबंधित हो, जिसका आयोजन एवं संपादन किसके शिक्षकों के संरक्षण में विद्यार्थियों द्वारा किया जाए, प्रोजेक्ट कहलाएगी। यानी ऐसी शैक्षिक मूल्य की क्रिया, ठीक है, जो विद्यार्थी द्वारा की जाती है और जिसका आयोजन और संपादन शिक्षक करते हैं, उनके संरक्षण में किया जाता है, वो क्रिया क्या कहलाएगी, प्रोजेक्ट कहलाएगी। इसके अंदर देखो, मॉडल बनाना, गुड़िया बनाना, पोस्टर बनाना, नक्शे, चार्ट, नाटक, कोई भी आप उसके अंदर प्रोजेक्ट के रूप में कुछ भी बच्चों को दे सकते हैं जो उनकी जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, शैक्षणिक क्रिया है उनसे संबंधित होनी चाहिए। प्रायोजना जो विधि है, ठीक है, उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, उसमें देखो WH किलपैट्रिक है, इन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रवर्तन किया था, इसके बारे में बताया था, तो उनकी परिभाषा मिलेगी। देखो, ये बोल रहे हैं प्रायोजना ये जो प्रोजेक्ट है पूरे मन से किया गया, यानी बच्चे क्या करेंगे, पूरे मन से करेंगे, यानी पूरा मन उसमें मस्तिष्क लगाएंगे और उद्देश्य यानी बिना उद्देश्य के ये कार्य नहीं होता। जो सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाए, सामाजिक वातावरण क्या हो गया, वो समाज में जाकर ये कार्य करेंगे कि कक्षा में, कक्षा से बाहर उनको एक अलग से कार्य दिया जाएगा। ठीक है, वो बच्चे पूरे मन से करेंगे और उद्देश्य युक्त वो होगा। फिर है GA स्टीवेंस के अनुसार योजना एक समस्या मूलक कार्य है। वो क्या बोल रहे हैं, एक समस्या के रूप में बच्चों को दिया जा रहा है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। यानी वास्तविक जो परिस्थितियां होती है समाज में, विद्यालय के बाहर जो कैसी परिस्थितियां हैं उनमें उस समस्या का वो हल निकालते हैं। फिर है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देखिए, प्रायोजना शैक्षिक मूल्य की एक महत्वपूर्ण कार्य इकाई है जिसके एक या अधिक अवबोधनात्मक उद्देश्य है, यानी बहुत सारे उसके एक से अधिक अवबोधनात्मक उद्देश्य यानी अवबोध बच्चों को होगा, जिसमें समस्याओं का अन्वेषण एवं निराकरण निहित है। यानी विद्यार्थी क्या करेंगे, समस्याओं के जो हल है उसको खोजेंगे और उसका निराकरण भी समस्या का करेंगे, जिसमें अक्सर भौतिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भौतिक संसाधन कौन से होंगे, यानी उनके पास जो भी सामग्री है उन सभी सामग्री का उपयोग वो करते हैं तथा जो स्वाभाविक जीवन की दशाओं में विद्यार्थी एवं शिक्षकों द्वारा नियोजित और संपन्न की जाती है। यानी कौन कौन विद्यार्थी को करेंगे और वो शिक्षक क्या उनका निर्देशन करते हैं, और वास्तविक जिंदगी होती है उसमें करते हैं कि कक्षा के बाद जाकर वो कार्य करते हैं, कोई समस्या होती है तो आपके जो अध्यापक है उनसे वो क्या करते हैं, उसका हल निकालते हैं। फिर प्रोफेसर बेलॉर्ड के अनुसार प्रायोजना वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जो विद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है। विद्यालय में भी ये बोल रहे हैं कि प्रायोजना वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जो विद्यालय में आप प्रायोजित कर सकते हैं। फिर 80 पॉकर के अनुसार योजना कार्य की वह इकाई है, योजना कार्य की वह एक कार्य है, उसका एक छोटा सा रूप है जिसके अंतर्गत छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता हेतु उत्तरदायी बनाया जाता है। विद्यार्थियों पर सारी जिम्मेदारी छोड़ जाती है कि आपको एक कार्य दिया है, आपने को ये कार्य करना है, कैसे करोगे, किस प्रकार करोगे, ठीक है, क्या क्या सामग्री लोगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, जो प्रोजेक्ट विधि है, ठीक है, प्रायोजना विधि है, उसके जो प्रकार है
4 प्रकार के माने गए हैं जो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इसका जो पहला है सृजनात्मक, दूसरा है सौंदर्यात्मक, तीसरा है समस्यात्मक और चौथा है और कौशलात्मक प्रयोजना। ठीक है, इसमें जो सृजनात्मक है उसके अंदर एक कोई चीज बनाना है, मॉडल बनाना है, विद्यार्थी करेंगे एक जैसे जो सिंचाई परियोजना है, ठीक है, बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसका एक मॉडल बना दिया, बांध का जो निर्माण है उन्होंने बनाया कि ऐसे ये बांध है, ठीक है, पानी भरा है, इधर नहरें निकाली हुई है, वो सब वो बनाए। फिर है सौंदर्यात्मक या भाव निरूपणी, जैसे कोई सौंदर्य प्रदर्शित करना, मतलब मॉडल से धरातल सुंदरता, यानी मॉडल बना दिया, उसके आसपास जो हरी भरी घास लगा दी, पेड़ पौधे लगाए, उससे धरातल क्या अच्छा लगे, और जो मॉडल बना है, ठीक है, उससे जो सांस्कृतिक विकास में बाहरी संभावना होगी, यानी उसको भी हमें बताना होगा। जो सिंचाई परियोजना है उसका क्या क्या लाभ लोगों को होगा। फिर है तीसरा समस्यात्मक, समस्या का हल निकालना, यानी कोई समस्या है हमारे सामने, देश प्रथा है या फिर अंधविश्वास है किसी प्रकार का, उसका हल कैसे निकालेंगे उसके बारे में एक प्रयोजना का निर्माण करना। फिर है चौथा और अंतिम कौशलात्मक, इसमें कुशलता उत्पन्न करना होता है, नाम से पता लग रहा है, ठीक है, यानी कोई आरेख बनाए, विद्यार्थियों ने चित्र बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, पोस्टर मानचित्र, इनका निर्माण करना इसमें शामिल है। ठीक है, प्रायोजना जो विधि है, प्रोजेक्ट जो मेथड है, उसके क्या क्या सोपान है, स्टेप्स है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर हमने 5 प्रकार के माने। पहला स्थिति का आयोजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, दूसरा है चुनाव तथा उद्देश्य का निरूपण, चूजिंग एंड प्रपोजिंग, फिर है तीसरा योजना प्लानिंग, चौथा है योजना का क्रियान्वयन एग्जीक्यूटिंग द प्लान, पांचवा है निर्णय करना तथा मूल्यांकन जजिंग एंड एवल्यूएटिंग। जो पहला स्थिति का आयोजन, इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो शिक्षक है वो क्या करेगा, एक परिस्थिति का आयोजन करेगा कि विद्यार्थी है अपने जो समस्या है या जो योजना है या जो प्रोजेक्ट है वो खुद ही चयन करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप उनको ले जाके बोल दो कि आपको ये कार्य करना है प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बच्चों के अनुसार दिया जाता है, यानी बच्चे खुद ही उसका चयन करते हैं। छात्रों के लिए अनुकूल परिस्थिति हम उत्पन्न करेंगे कि तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, तो कक्षा की परिस्थिति ऐसी करनी है कि विद्यार्थी अपने अनुसार खुद ही क्या है, रुचि और क्षमता के अनुसार अपना प्रोजेक्ट खुद ही ले ले, यानी आपको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम्हें ये लेना है, तुम्हें लेना है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार बताएंगे कि गुरुजी या सर मेरे को ये प्रोजेक्ट लेना है, वो बोलेगा, कोई अलग अलग विद्यार्थी सब अलग अलग प्रोजेक्ट ले ले। फिर है चुनाव तथा उद्देश्य निरूपण, यानी प्रयोजना की आवश्यकता और उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे कि हम कि इसकी जो प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट की क्या आवश्यकता है वर्तमान समय की परिस्थिति के अंतर्गत, और हम इसके जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण करेंगे। उद्देश्य और आवश्यकता बताने के बाद ही बच्चों के अंदर क्या हो जाएगी, उस प्रोजेक्ट के बारे में तत्परता जागृत हो जाएगी। इन बच्चों ने अपना जो प्रोजेक्ट है वो चयन कर लिया खुद ही अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार। ठीक है, हमने परिस्थिति ऐसी उत्पन्न की थी, बच्चे अपने आप ही क्या प्रोजेक्ट लेंगे, खुद अपने आप कार्य लेंगे, तो अपने आप उसके अंदर रुचि तो जागृत हो जाएगी, पर तत्परता कब जागृत होगी, जब उसकी आवश्यकता हम बताएंगे और उसका उद्देश्य हम बताएंगे, यानी इसके क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या आवश्यकता है, तभी बच्चों में तत्परता जागृत होगी। फिर योजना प्लानिंग करेंगे, और बिना प्लानिंग के हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती। ठीक है, सबसे पहले हम मौखिक रूप से विचार विमर्श करेंगे, बच्चों को बैठाएंगे और आपस में बातचीत करेंगे कि किस कैसे क्या करना है। ठीक है, कोई भी कार्य है उसकी सफलता के लिए योजना निर्माण करना पड़ता है, तभी हमें सफलता मिलती है। अंत में हम क्या करेंगे, मौखिक रूप के बाद हम उसका लिखित रूप बना देंगे। लिखित रूप में जैसे हमने बनाया कि अलग अलग दल बना दिया, हमने कोई समस्या ली, ठीक है, उस समस्या के ऊपर बच्चों के अलग अलग दल बनाए। पहला संरक्षण दल बना दिया, दूसरा तथ्य संकलन दल, चौथा विश्लेषण और जो चौथा है तथ्यों का रेखांकन दल। संरक्षण दल है उसके अंदर 2 या 4 विद्यार्थी दल बना दिए, उनको एक प्रश्नवाली बनाने के लिए बोला, उन्होंने प्रश्नवाली तैयार कर ली और प्रश्नवाली या प्रपत्र लेकर गली या मोहल्ले में या समाज के अंदर उसको लेकर घूमते हैं और उस प्रपत्र या प्रश्नवाली के जवाब बच्चों जो समाज के जो लोग हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, पुरुष है या वृद्ध है, उनसे वो लेते हैं। ठीक है, फिर तथ्य संकलन दल है, वो क्या करेगा, सूचना जो भी आई, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली, बच्चों को जो इनको मिल रही संरक्षण दल को, उनकी सूचना और जन सुझाव, ठीक है, उनको इकट्ठा करेगा
संकलन करेगा और कार्य को उद्देश्य को ध्यान रखेगा। ऐसे नहीं वो आपके जो कार्य दिया है या उद्देश्य दिया उससे भटक कर कोई तथ्यों का संकलन कर रहे हैं। फिर है जो विश्लेषण दल है, देखो इन्होंने सूचनाएं इकट्ठी करके दे दी, संकलन करके दे दिया, तो उसका भाई तथ्य को तर्क वितर्क कर अच्छी तरह तर्क वितर्क करके समझा जाएगा, उनका विश्लेषण किया जाएगा और अंत में अलग शीर्षकों में बंटवारा कर महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उनका संश्लेषण करके हल निकालने की कोशिश की जाएगी। ये करेगा विश्लेषण दल। फिर है उन्होंने हल निष्कर्ष निकाल दिया, ठीक है। जो तथ्यों का रेखांकन दल है वो क्या करेगा, रेखा चित्र के माध्यम से निष्कर्षों को आरेख चित्रों से अंकन करेगा। भाई इसका ये जो परिणाम है ऐसा जाएगा या फिर ऐसा जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई चित्र उसको बनाकर समझाने की कोशिश करेगा। फिर है योजना का क्रियान्वयन। इसमें देखिए ध्यान से, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता व योग्यता रुचि से कार्य करता है, ठीक है। यानी यहाँ तक तो हमने प्लानिंग की, अब वास्तविक रूप में जो ये जो सर्वेक्षण कर रहे हैं अपने कार्य खुद कर रहे हैं, अपनी योग्यता रुचि के अनुसार जो कर्तव्य पालन को उत्तरदायित्व दिया गया है। फिर प्रत्येक दल अपने अपने कार्य करेगा, ठीक है। चार दल बनाए वो चारों अपने अपना कार्य पूरी योग्यता और क्षमता से करेंगे और बीच बीच में शिक्षक जो है आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी बच्चों का करेगा। ऐसा नहीं भाई तुम ही करो, ऐसा नहीं, पूरा निरंकुश भी नहीं होना, बच्चों की सहायता भी करनी। फिर है निर्णय करना था मूल्यांकन। इसमें क्या करना है कि जो बच्चे अच्छे कार्य कर रहे हैं उनकी प्रशंसा भी की जाएगी और कोई कमियां रह गई तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, कोई त्रुटि रह गई, ठीक है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी आत्मावलोकन करेंगे, खुद ही अपनी गलतियों को निकालेंगे, वो क्या मेरी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बोल रह गई, ठीक है, क्या मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या कमियां रह गई, विद्यार्थी खुद ही बताएंगे, ठीक है। फिर है कार्य का जो रूप है, यानी विद्यार्थियों को जो कार्य करने का जो स्तर है वो कैसा रहा वो भी आपको विद्यार्थियों को बताओगे। फिर है कार्य का परिणाम, विभिन्न विद्यार्थियों ने कार्य के परिणाम में क्या निकाला है, कैसे निष्कर्ष आए हैं, क्या क्या कारण रहे हैं या क्या सुझाव हम प्रेषित कर सकते हैं। फिर है कार्य का संपादन। कार्य का संपादन विद्यार्थियों ने कैसे किया, रुचिपूर्वक किया है या फिर बिल्कुल नीरस होकर किया है, ठीक है, वो सब चीजें इसमें शामिल है। फिर है निष्कर्ष। कार्य जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अगर किसी समस्या में बना है तो समस्या का हल किस प्रकार से होगा, कैसे निकाला गया है, वो सब इसमें बताया जाएगा। फिर है अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग, यानी पूरा एक अभिलेख तैयार किया जाएगा कि इसका हमने कैसे प्लानिंग की थी, किन बच्चों को क्या क्या उत्तरदायित्व मिला है और कैसे हम वहाँ गए समाज के अंदर या फिर बाहर विद्यालय से बाहर गए, किन लोगों से हमने किस प्रकार प्रश्न किए, उनके उत्तर कैसे आए, कैसे विश्लेषण किया, कैसे उनका रेखांकन किया, कैसे हमने सुझाव बताए, कैसे हमने निष्कर्ष निकाला, इन पूरी चीज इसमें बतानी होगी, ठीक है। या तो इसका आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो भी, और जो रिपोर्टिंग है वो हाथ से लिख कर भी तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो मेथड है, ठीक है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे। मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, हमने टोटल 12 प्रकार की क्या मानी, इसकी विशेषताएं मानी, और भी ज्यादा इसके गुण या विशेषता हो सकती है। पहले मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, ये क्या है, जो सीखने के जो 3 मुख्य नियम है, पहला है तत्परता, दूसरा है अभ्यास और तीसरा है प्रभाव। तत्परता का नियम यानी विद्यार्थी स्वयं परियोजना का चयन करते हैं, खुद ही इसके ऊपर तत्पर हो जाते हैं, यानी मेरी कार्य क्षमता के अनुसार क्या है परियोजना है तो मैं ये खुद कर सकता हूँ, बिल्कुल तत्पर होकर कार्य करते हैं तो उसका हल अपने आप ही आएगा, ठीक है। विद्यार्थी स्वयं कार्य करते हैं, यानी अभ्यास का नियम में लागू जाता है, वो उस कार्य को करते हुए पारंगत हो जाते हैं। फिर है प्रभाव का नियम, भाई इसका जो परिणाम सामने आएगा उसके बारे में विद्यार्थी पहले से उनको अनुमान हो जाता है कि उन्होंने योजना बनाई है, कि उन्होंने प्रश्न बनाए हैं, प्रपत्र तैयार किए, तो उसके अनुसार उनको पता रहता है कि क्या परिणाम आएगा, उसका प्रभाव अच्छा रहता है, ठीक है, वो सकारात्मक परिणाम आता है तो विद्यार्थी आगे से दोबारा कोई भी प्रोजेक्ट करने को तैयार हो जाते हैं। फिर है दूसरा प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि, यानी ये विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि इसलिए मानी जाती है कि वास्तविक जिंदगी में जाकर इसको कार्य को करना पड़ता है, जो योजना विधि उसको वास्तविक जिंदगी में जाके अपनाना पड़ता है। प्रयोगात्मक इसलिए यानी एक प्रयोग की तरह है कि आपको प्रपत्र तैयार करना है, प्रश्नावली तैयार करने या फिर जो भी आपको मॉडल बनाना है, चित्र बनाना है, वो सब इसमें प्रयोग के रूप में किया जाता है। फिर ये क्या चरित्र निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की 3 संवेगात्मक यानी भावात्मक जो मस्तिष्क की जो भावनाएं हैं वो विकसित होती है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार की इसमें भावनाएं होती हैं।
ठीक है, एक विद्यार्थी भाव भी जानेगा, दूसरों के उसको विषय का ज्ञान भी होगा और वो क्रिया भी करता है। पिछड़े बालकों की समस्या वाले विद्यार्थी अगर कोई पिछड़ा बालक है वो कक्षा में चुपचाप बैठ जाएगा, पर जब बाहर जाता है तो संकोच उसका हट जाता है, वो बाहर जाकर वो पिछड़े बालक नहीं रहता, वो भी क्या होता है एक जिज्ञासु बालक बन जाता है और वो भी प्रश्नों के उत्तर है जो या जो प्रोजेक्ट उसको मिला है या कोई मॉडल मिला है बनाने को उसको तैयार करता है। फिर है विद्यार्थियों में तर्क चिंतन निर्णय चिंतन अन्वेषण शक्ति विकसित होती है, यानी विद्यार्थी है वहां जाके प्रोजेक्ट विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करेंगे, कार्य करेंगे तो उनमें तर्क करने, कोई भी निर्णय लेने, चिंतन करने, अन्वेषण की शक्तियों का विकास अपने आप होगा। फिर छठा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, यानी विद्यार्थी आपस में सहयोग करते हैं, अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, कई बार धैर्य भी रखते हैं, गुस्सा आता है तो रोक लेते हैं, सहिष्णुता है, दूसरे की बात सुनते हैं, ठीक है, अपने क्रोध को शांत रखते हैं, अपने जो कर्तव्य उसको निभाते हैं और आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। उनको अगर आप दलों में विभाजित करते हैं तो दलों के अनुसार कार्य करते हैं। फिर है स्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान, यानी ये जो विधि है वो क्या रटना नहीं सिखाती, विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपनी लगन से प्रत्यक्ष अनुभव क्रिया द्वारा वो कार्य करते हैं, प्रोजेक्ट कार्य, तो वो अपने आप को जो भी चीज तथ्य है या जो ज्ञान है वो स्थायी रूप से उनके मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता है। फिर है समवाय के सिद्धांत के द्वारा शिक्षण, है इसमें विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनको भी जोड़कर हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, समवाय सम्मिलित रूप से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक जो विषय वस्तु है, जो समस्या है वो अन्य विषय वस्तु या जो सब्जेक्ट है उसकी भी समस्या हो सकती है, तो इससे विद्यार्थी समवाय के सिद्धांत के आधार पर भी अध्ययन कर सकते हैं। फिर है अनुशासन एवं गृहकार्य की समस्याओं से मुक्ति, यानी विद्यार्थी को पता है भाई अपना जो तत्पर होकर कार्य करते हैं, यानी वो जो प्रोजेक्ट है उसको अपना कार्य मानते हैं न कि गृह कार्य, और वो अनुशासन इसलिए रहते हैं, उनको पता है कि अपना ही कार्य करा होगा, इसलिए वो अनुशासन में रहते हैं और जो होमवर्क है उसको उन्हें मानते हैं अपना बोझ, और वो उसको अपना कार्य मानकर तैयार करके लाते हैं, यानी अनुशासन में रहेंगे खुद ही वो कार्य कर लेते हैं। फिर हस्तकार्य के प्रति अनुराग, यानी वो प्रश्नावली तैयार करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो उनमें परिश्रम करने की, मेहनत करने की क्षमता का विकास होता है, और वो अपने जो हाथों से जो भी मॉडल बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, उसके प्रति उनके अंदर प्रेम जागृत होता है। फिर रचनात्मक प्रवृत्ति, यानी विद्यार्थी नए नए प्रश्न बनाते हैं, मॉडल बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है, आंकड़ों विश्लेषण संश्लेषण करेंगे, उससे उनके अंदर रचनात्मक क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। फिर है नेतृत्व की भावना, आपने उनको अलग अलग गुटों में, दलों में विभाजित कर दिया, ठीक है, तो उनके अंदर लीडरशिप आ जाती है अपने आप, वो अपने दल का नेता खुद बन जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से समाज में जाते हैं, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनकी जो झिझक है वो दूर हो जाती है और वो एक अच्छे सफल नेता बन पाते हैं। प्रायोजन जो विधि है, ठीक है, प्रोजेक्ट जो मेथड है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या दोष हैं, डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। सबसे पहला है ये अत्यधिक व्यय होता है, धन का व्यय होता है, समय का व्यय होता है, यानी धन भी काफी आपका व्यय हो जाएगा और समय भी बच्चों का काफी ज्यादा व्यय होता है, यानी कैसे प्लानिंग करेंगे, फिर बाद में उसको वास्तविक रूप में करने के लिए काफी 1-2 दिन वैसे ही खर्च हो जाते हैं, ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षण नहीं है, हमारे सामने सबसे यदि हमारे पास क्या है, विद्यालय में संसाधन नहीं उपलब्ध होते, विद्यालय संसाधन है उनकी कमी होती है, प्लस जो अध्यापक है उनको भी प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ होता है प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। फिर कमजोर छात्र के लिए उपयोगी कम होती है, यानी बहुत जो होशियार बच्चे हैं वो तो तुरंत ही कर लेंगे भाई कैसे क्या प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे क्या चित्र बनाना है, या फिर जो मॉडल बनाना है, या प्रश्नावली तैयार करनी है, सर्वे करना है, वो सब होशियार छात्र तो कर लेंगे, पर कमजोर छात्र वो नहीं कर पाते। फिर सभी प्रकरण या समस्या या विषय वस्तु का अध्यापन नहीं करा सकते, यानी कई जो सब्जेक्ट है उनके अंदर हम प्रोजेक्ट जो मेथड है उनका प्रयोग नहीं कर पाते, या फिर कई जो समस्या होती है, जो प्रकरण होते हैं उन पर प्रोजेक्ट मेथड उपयोगी नहीं होता। फिर वर्ष में 1 या 2 ही क्या है परियोजना का आयोजन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप ये हर रोज करें, ऐसा नहीं हो, क्योंकि एक परियोजना तैयार करने में पूरा सप्ताह बीत जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई भी अस्त व्यस्त हो जाती है, इसलिए हम कम से कम 1 या 2 ही क्या रखते हैं परियोजना करवा पाते हैं। फिर छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं, यानी बड़े बच्चे ही कार्य कर पाते हैं, छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट मेथड काफी समझ से दूर रहता है, इसलिए जो बड़े बच्चे वही कर पाते हैं, छोटे बच्चे इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाते, अगर देंगे तो उनके पेरेंट्स से उनको तैयार करके देते हैं। फिर विद्यालय समय सारणी में बदलाव करना पड़ता है, भाई जो विद्यालय समय सारणी में आप एक सप्ताह का जो टाइम टेबल है वो अलग से जोड़ोगे तो
जो विद्यालय की समय सारणी पूरी तरह बिगड़ जाती है। जो अन्य जो सब्जेक्ट के जो अध्यापक है वो कहते हैं कि भाई हमारा जो पढ़ाने का जो समय है वो खराब हो रहा है। ठीक है। फिर है आधारभूत सिद्धांत नहीं समझाए जा सकते, यानी इसमें आधारभूत जो सिद्धांत है जो कक्षा में आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, वो बच्चे प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा नहीं सीख सकते, उनके लिए कक्षा शिक्षण ही अनिवार्य होता है। फिर है नवाक्रमबद्ध ज्ञान नहीं मिलता, यानी टुकड़ों में मिलता है, कहीं से कुछ मिल गया कहीं से कुछ मिल गया। तो वैसा रहता है कि भाई कहीं पर गए तो यहाँ प्रश्न पूछे उसका उत्तर नहीं मिला, कहीं पर दूसरे प्रश्न का मिल गया, कहीं पर 10वें प्रश्न का उत्तर मिल गया, कहीं पर जो मॉडल दिया था उसके जगह दूसरा मॉडल बनाया लाए, या फिर जो बच्चे अपनी जो कल्पना में सोचते हैं वो बना लाए, अध्यापक ने अलग बताया। ठीक है, वो सब रहता है। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान बच्चों को नहीं मिलता। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम समय में पूर्ण नहीं होता, यानी ये जो मेथड है उसके द्वारा आप पढ़ाएं तो एक टॉपिक में ही पूरा सप्ताह बीत जा रहा है तो ये काफी लंबा समय बच्चों का हो जाएगा और बच्चे इसका उत्तर जो पाठ्यक्रम में वो पूरा उनका नहीं हो पाता। इसलिए जो प्रोजेक्ट मेथड है कम से कम एक या दो बार आप एक सत्र के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफी उपयोगी है, बच्चे इसमें तत्पर होते हैं, अभ्यास द्वारा सीखते हैं और क्रियाशील होकर सीखते हैं, पूर्ण मनोयोग से ये सीखते हैं।